नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होते ही मंडियों की व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष बड़े पैमाने पर अव्यवस्था, देरी और तकनीकी खामियों के आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। वहीं कई मंडियों में खरीद एजेंसियों के नहीं पहुंचने से किसानों की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। इन सबके बीच हरियाणा में लगातार बदलते मौसम ने भी किसानों की चिंता को बढ़ाया है। मंडियों में पर्याप्त इंतजाम होने के तमाम दावों के बीच जमीनी हालात क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इस बीच फसल खरीद को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने फसल खरीद को लेकर व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने जहां सरकार पर तीखा हमला बोला, वहीं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं को अत्यंत चिंताजनक बताया। जैसे अब अनाज आ रही है, गेहूं और सरसों आ रहा है, पिछली जिस तरह धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएपी में जो जो मंडियां हैं वहां जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज उठाएं जहां की जाती। हालांकि राज्य सरकार के रबी खरीद सीजन को लेकर अपने दावे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य मंत्री राजेश नागर और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मंडियों का निरीक्षण कर सभी मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात दोहराई। मेरे जो विपक्षी साथी है उनको बड़ी चिंता हो रही है। कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रेस में बोल देता है, झूठ फैला देता है, कहा जी बारदाना नहीं खरीदा। भाई चिंता अपनों नहीं है, चिंता हरियाणा सरकार को है। एक एक किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदेगी और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी ये हरियाणा सरकार की है, ये कांग्रेस की नहीं है। आज जो यहाँ पर तैयारी थी, जो तैयारी यहाँ पर हुई है, उसके बारे में आज निरीक्षण किया गया और आड़तियों से भी बात हुई है और किसानों से भी बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है और किसी तरह की कोई कमी या शिकायत यहाँ पर नहीं मिली है। चाहे सफाई को लेकर हो बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली को लेकर बात हो, चाहे बारदाने को लेकर बात हो, अटल कैंटीन की बात हो, तो सभी तरह से यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत या कमी नहीं मिली। भाई कोई दिक्कत हो तो मेरे को तो ये लगा अभी 2 घंटे के अंदर 100% वेरिफिकेशन हो जाएगी। 95% 98% तो होगी, 1-2% की है वो 2-3 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। फिर भी हम दोबारा से फिर जानकारी लेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। नहीं रुकने का तो एक सेकंड भी नहीं रुकना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन होते ही अंदर आ जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है, 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए इस बार कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। सभी मंडियों को जियो फेंस किया गया है और किसानों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। लेकिन नए नियमों और खरीद में देरी को लेकर कई जगहों पर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान ने 6 महीने बड़ी मेहनत करके अपनी फसल को पालता है, फिर वो उसको मंडी लेके आता है, फिर गेट पर उसको मतलब इन चीज़ों में नए नए कानून बना के नियमों में फंसा देना ये गलत है। भाई जब आपका पोर्टल हो गया तो उसको किसान को जो उसकी फसल है उसको आसानी से बेच सके, ऐसे कानून बनाओ, ना कि ऐसे बनाओ जिससे वो अभी सब किसानों में डर का माहौल है कि क्या होगा, गेट पे कैसे जाना पड़ेगा। कोई किसान अगर अपना आधार कार्ड भूल गया तब उसको प्रॉब्लम, कोई किसान कहीं जा रखा है तब उसको प्रॉब्लम। कुल मिलाकर हरियाणा में फसल खरीद का ये मौसम किसानों और प्रशासन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण और निर्णायक साबित हो रहा है। सरकार ने अपनी तैयारियों और तकनीकी सुधारों को लेकर आश्वासन दिए हैं, वहीं किसानों की जमीन पर अनुभव और उनकी शिकायतें भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये व्यवस्था कितनी पारदर्शी और सुचारू रूप से काम करती है, ताकि किसान अपने मेहनत की पूरी कीमत पा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद शुरू होते ही इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष के तमाम आरोप हैं, ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, और
सरकार के दावों में कितना दम है, जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका रामराजी जी हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार जी बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत सर हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी रामराजी जी, जिस तरह से सरकार तमाम दावे कर रही है और सरकार भी इस बार काफी सक्रिय नजर आई, क्योंकि पिछले बार जो अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आई थी, सरकार नहीं चाहती कि किसान किसी भी तरह से परेशान हो। तमाम दावों के बीच में किसान कहीं न कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम की मार भी किसान झेल रहे हैं। विपक्ष के भी अपने आरोप है। धरातल पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? ठीक तरीके से हो रही है? प्रक्रिया सुचारू है खरीदी की? हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ सर, आपको बताइए। देखो, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे ये साथी जो दूसरे पार्टी के प्रवक्ता हैं इन सबको, आपको और हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ। फिर अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं और उन्होंने किसानी करी भी है। उन्होंने कसीले का पानी भी लगाया है, धान लगाया भी है, धान काटा भी है। उनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। इसी संदर्भ में जो पिछली बार थोड़ा बहुत 19-21 हुआ और जो ये विपक्ष जिसको घोटाले का रूप दे रहा है जी, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, उसको ठीक करने के लिए और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ये थोड़ा नियमों में संशोधन किया है। और ये विपक्ष खाम का शोर मचा रहा है और शोर मचाने की इनकी आदत है। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और इनके पास में कोई बहाना नहीं है। और जिस तरह से आपको मैं बताना चाहूंगा, सरसों का रेट एमएसपी के अनुसार 6200 रुपया प्रति क्विंटल है और अब बिक्री है 7000, लगभग 6500 से 7000 तक, मतलब एमएसपी से ज्यादा बिक्री है। किसान भाइयों को लाभ हो रहा है, हमारे लिए खुशी की बात है। और गेहूं का रेट जैसे सरकार ने बढ़ाया है, अब 2585 रुपए गेहूं का रेट है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों और मैं आपको बताऊं 416 तो गेहूं के बिक्री केंद्र बनाए गए हैं जी, 112 सरसों के बनाए गए हैं। और जो ये ओलावृष्टि की कह रहे हैं वह ओले पड़ गए हैं, जैसे हमारे जींद है और कई जगहों पे ओले पड़े हैं, जैसे हिसार है, जींद है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, रोहतक है, कई जिलों में 31 तारीख को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया है और इसमें पटवा किसानों के साथ है और किसानों की उपज में कोई दिक्कत ना हो खरीदने में, तो इसके लिए भी हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। और मैं समझ रहा हूं किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। और लगभग 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं का और सरसों का लगभग 13 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा खरीद का। और इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और किसान भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इनकी किसी की बेकाई में ना आए और एमएसपी से नीचे अपनी फसल ना बेचें। उनका एक एक दाना सरकार खरीदेगी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उच्च अधिकारी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहे हुए हैं, और जिस तरह से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। सभी वर्गों का प्यार, आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है और सभी वर्ग खुश हैं। और खासकर किसान भाई
तो ये पहले कांग्रेस वाले क्या करते थे, ठीक है जी, मैं ये जवाब ले भड़का लेती हूँ देते थे सर। किसान भाइयों को। जी, अब राम किसान राजू जी। इनकी भड़काई मारने वाला नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे आगे। मैं लौटती हूँ आपके पास। दीपक जी, प्रशासनिक स्तर पर अपने दावे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मंत्रीगण हैं वो भी अब मंडियों में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं खुद किसान का बेटा हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि क्या कुछ परेशानियां किसानों को आती है। उन्होंने तो वादा किया है कि किसान का दाना दाना सरकार खरीदने वाली है। अब क्या कुछ आपत्तियां हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो एसटीवी हरियाणा न्यूज के आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और हरियाणा की समस्त जनता को मेरी राम राम है। और मेरे साथी प्रवक्ता रामराज जी और ओंकार सिंह जी और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं हमारे राजेंद्र जी, उनको मेरी नमस्कार है। मेरी थोड़ी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? जी हाँ सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको ठीक तरीके से। मुस्कान जी, ऐसा है कि मैं एक शायर के एक शेर से शुरू करूंगा जी। कि एक मौसम ही तो बदला था, पत्तों ने दरख्तों का साथ छोड़ दिया। और ये जो सरकार है, ये जितने दावे कर रही है, रामराज जी जितनी देवतुल्य जनता के बारे में सरकार के बारे में बता रहे हैं कि सरकार इतना कुछ सोच रही है, परमात्मा करे कि इनकी जो सद्बुद्धि परमात्मा इनको दे और ये सारी बातें सत्य स्थापित हो। हमारा काम कोई भ्रम फैलाना नहीं है, हमारा काम रियलिटी दिखाना है। हमको इनको लगता है कि हम भ्रम फैलाते हैं, हम इनको रियलिटी दिखाते हैं। और आईना दिखाना किसी को अगर भ्रम फैलाना है तो इस दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से विपक्ष तो फिर होगा ही नहीं। और हम विपक्ष का काम नहीं कर रहे, हम एक आम आदमी का काम कर रहे हैं। जैसे कि नायब सैनी जी ने अभी कहा, मुख्यमंत्री हरियाणा है वो हमारे, उन्होंने कहा कि किसान का एक एक दाना जो है, ये पिछली बार भी कहा गया था कि किसान का एक एक दाना मैं खरीदूंगा, सरकार खरीदेगी, उसको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन पिछली बार मंडियों के क्या हाल थे आप सबके सामने थे। मंडी सेक्रेटरी जिनको इन्होंने मतलब करप्शन चार्जेस में पकड़े, इन्होंने इतने घोटाले, मिलर्स के घोटाले, राइस ये गेहूं के घोटाले, राइस मिलर के घोटाले, ये सारे घोटाले हरियाणा के अंदर सब सामने आ चुके हैं। और हम तो एक बात कहेंगे कि अभी तक तो कुछ ऐसा जो यकीनन अगर हमें कोई यकीन हो सके कोई ऐसा काम सरकार ने किया हो, हमें तो ऐसा लगता नहीं। अब ये कहेंगे फिर भ्रम फैला रहे हैं। और आज बड़े दुख की बात है, देखो मौसम के कारण बड़ी चीजें हो जाती हैं। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई। हरियाणा के तकरीबन जितने भी शहर हैं, उन सभी शहरों के अंदर 70 से 80% जो फसलें हैं वो मतलब या तो खराब हो गई हैं या बर्बाद हो गई हैं। उनके प्रति किसान आज सरकार की ओर एक टकटकी लगाए हुए और उनकी तरफ देख रहा है कि सरकार इसकी गिरदावरी कराए, इसका मुआवजा दे और कंपनसेशन क्या देगा। सरकार इस बारे में तो बात अभी बता नहीं रही है, सरकार केवल मात्र मंडियों की बात कर रही है। अरे भैया ठीक है, आपने मंडियों की लीपापोती करी है या नहीं करी है, और किसान का बेटा होना बहुत अच्छी बात है। और मैं भी एक जवान का बेटा हूं। मेरे पिताजी भी फौज में रहे हैं। मैंने किसानी भी देखी है, जवान भी देखे हैं। देखिए, अगर किसान अन्नदाता है हमारा, अगर किसान को कोई दिक्कत होती है तो आप ये लीजिए कि समाज के सारे जितना भी समाज का वर्ग है उस सारे समाज को दिक्कत होती है। और इस समय हम आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा वार चल रहा है। इस वार के कारण ऑलरेडी महंगाई की मार हर वर्ग झेल रहा है। और इस महंगाई के कारण और इस महंगाई के अंदर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूं। अभी इन्होंने टोल टैक्स के रेट बढ़ा दिए, 5 रुपए से लेके 25 रुपए तक इन्होंने अभी टोल टैक्स के रेट बढ़ाए हैं। हैरानगी होती है, कभी सिलेंडर के रेट, कभी टोल टैक्स के रेट। अभी कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट मेरे सामने अभी आए हैं। इन्होंने कॉमर्शियल सिलेंडर पे भी जो है 195 रुपीज से लेके 218 रुपए तक इसके रेट बढ़ा दिए हैं। सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही कि आम आदमी की कितनी दयनीय स्थिति है। और आप ये बताइए, जब ऐसा समय और ऐसा काल चल रहा होता है तो क्या रेट बढ़ाए जाते हैं या मतलब गवर्नमेंट को आम जनता को सहूलियत देनी चाहिए। कभी ये प्रॉपर्टी में रेट बढ़ा रहे हैं,
कभी ये सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं और घोटालों में इनका मैं क्या जवाब दूं। कभी बैंकिंग घोटाला है, कभी कुछ घोटाला है। हमें तो सरकार की नियत और नीति पे कोई विश्वास नहीं है। कर रहे हैं हम। और मैं एक ही बात, मैं दोबारा उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ जी, जल्दी से सर। हाँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि सरकार को जो आज लॉस हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ओलावृष्टि के कारण, इसका संज्ञान लेना चाहिए और किसानों को उचित और भरपूर जो है उनकी गिरदावरी कराकर उनके उचित मूल्य और उचित जो है कंपनसेशन देनी चाहिए। अब इस बारे में हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के बताएं कि वो क्या कंपनसेशन किसानों को देने जा रहे हैं। जी जी, ओमकार जी पहले आपसे जवाब ले लेती हूँ। ओमकार जी, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, चाहे प्रशासनिक दावों की बात कर लें, सरकार के दावों की बात कर लें, मुख्यमंत्री को भी आपने सुना होगा, इस बार जो खरीद प्रक्रिया जारी है सरसों और गेहूं की, आपको धरातल पर जो इंतजाम है ठीक दिखाई देते हैं? प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है? बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देते मुस्कान जी। देखिए, हर बार दावे किए जाते हैं कि किसान का दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन दाना दाना कर दिया जाता है, इसको रुला दिया जाता है। 12 वर्ष होने को है इस सरकार को। हर बार जब भी फसल आती है 5 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले गेट पास, फिर बारदाना, फिर तुलान, फिर उठान, फिर भुगतान। ये 5 प्रक्रियाएं हर बार, और सरकार को पता है कि कितनी फसल आनी है, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ओंकार सिंह के पास कितनी जमीन है, दीपक जी के पास कितनी जमीन है, मुस्कान जी के पास कितनी, सब पता है उसको, और क्या फसल उगा रखी ये भी पता, सारे आंकड़े हैं उसके पास। लेकिन सरकार ड्रामे कर हर बार नया प्रयोग करती है, हर बार किसानों को पर नया प्रयोग करती है, और फिर कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, हमारे मुख्यमंत्री किसान हैं, किसान के बेटे हैं। अरे भाई, सब जानते हैं कौन किसान है, कौन किसान का बेटा है, इसको बताने की जरूरत नहीं। और कौन रेत बेचता है ये भी नहीं बताने की जरूरत। और देखिए, आज इन्होंने मंडियों की क्या परिस्थिति की। इन्होंने मंडियों में 4 प्रक्रियाएं लागू कर दी। करो लागू 100 करो, लेकिन उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए और प्रक्रिया फिजिबल होनी चाहिए। इन्होंने प्रक्रिया कौन सी लागू करी? एक गेट पास, और गेट पास के लिए इन्होंने कहा ट्राली के ऊपर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है नंबर प्लेट, और मैं इनको बताना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर ट्राली को गड्ढा घोषित किया था, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। और बहुत सारे किसान आते हैं जिनका नंबर प्लेट लगी भी नहीं है, लेकिन वो किसान है, जब फसल लेके जाते हैं कोई उनकी देख रेख नहीं करता। इन्होंने आज किसान को जैसे उग्रवादियों को ट्रीट करते हैं वैसे करते हैं। अब इन्होंने क्या प्रथा लागू ओंकार जी, इस पर उनका तर्क है कि मतलब किसान की ही फसल खरीदी जाए, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, धांधली ना हो, सारी बात जब बता लागू किए गए हैं। जी मुस्कान जी, जब मैं सारी बात बता दूंगा फिर आप बताना कि मैं गलत हूं या ठीक हूं। जी बताइए। इन्होंने पहली प्रथा गेट पास की लागू करी। इन्होंने कहा बायोमेट्रिक करेंगे, अच्छी बात है, कर लो, किसान तो हरियाणा का ही है। आप रोकना चाहते हैं राजस्थान के किसान को, रोकिए। जो बॉर्डर वाली मंडियां उन पर रोक लीजिए। पूरे हरियाणा में आपने बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू कर दी और कहते हैं किसानों की आंखों की पुतलियां भी नोट करेंगे। उग्रवादी हैं क्या वो? क्या कोई असला लेके आ रहे हैं? अरे गेहूं और सरसों ही तो लेके आ रहे हैं। फिर इसके बाद जियो मैपिंग, ये भी इन्होंने लगा दी, चलो ये भी लगा दो। और इन सब प्रक्रियाओं के बावजूद एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक ट्राली जब तक अंदर एंटर नहीं होगी गेट से, जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक दूसरी ट्राली गेट के बाहर रहेगी, तो आप मानते हो? और जब गेट के बाहर ट्रालियों का जमवाड़ा हो जाएगा, जो वहां पे जाम लगेगा, क्योंकि अधिकतर मंडियां जीटी रोड या उसके नजदीक वाली रोड के ऊपर है, उस जाम से निपटने के लिए इनके पास क्या व्यवस्था है? पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मंडियों के अंदर तो खुली जगह है, वहां तो ट्रालियां खड़ी हो सकती हैं। जब गेट पास में देरी होगी, चेकिंग में देरी होगी, तो मंडियां बाहर हटी पड़ी लगेंगी। अंदर तो जगह है, बाहर खड़े होने की जगह तो नहीं है। वो जो जाम लगेगा उसको निपटने के लिए इनके पास क्या व्यवस्था है? क्योंकि किसी भी मंडी के बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 100, 200, 500, 1000 ट्राली बाहर खड़ी हो जाए। फिर बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी ट्राली ट्रैक्टर ही नहीं है, वो तो किराए के भाड़े की जो भी साधन उनको मिलता है, चाहे टेम्पू ट्रैवल मिले, चाहे छोटा हाथी मिले, उनमें लेके आते हैं और एक एक नहीं 10-10 चक्कर लगाते हैं।
फिर इन्होंने एक और व्यवस्था कर दी, सवेरे 6 बजे से रात के 8 बजे तक एंट्री हो सकती है। और आपको भी मालूम है जब फसल की कटाई होती है 11-11, 12-12 बजे तक कंबाइन चलती रहती है, और जब कंबाइन में फसल तैयार हो जाती है तो सीधे ट्राली में अपलोड होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो ट्राली अगले दिन तक इंतजार करेगी तुम्हारा? ये व्यवस्था क्यों, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते आप जिससे किसान को किसी किस्म की सिरदर्दी ना हो? और एक सबसे बड़ी बात, हमारे साउथ हरियाणा में उसमें बहुत से किसान पारंपरिक तरीके से फसल लेके आते हैं, झोटा बुग्गी में भी लेके आते हैं, आज भी लेके आते हैं। अब ये कहेंगे झोटा बुग्गी वाली बात पुरानी होगी भाई, चाहे 4 किसान लेके आए, लेके आते हैं झोटा बुग्गी पे। और मैं पूछना चाहता हूँ झोटा बुग्गी की रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी झोटा बुग्गी की? इनका मतलब तो सिर्फ इतना है कि मंडी में गेहूं और सरसों आए, और गेहूं और सरसों हरियाणा की है, बस इतना मतलब है ना। तो इनको इसके लिए इतनी सारी टंटेबाजी करने की क्या जरूरत है? इनको किसान का साथ देना चाहिए, बल्कि किसान को अपने भरोसे में लेके उसकी सहायता से जो दूसरे किसान अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं उनको बिल्कुल जनता के सामने लेके आना चाहिए कि कौन से ऐसे किसान हैं जिनकी वजह से आपको बायोमेट्रिक और बायो मैपिंग तक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बहुत अजीब बात है। सरकार जब से बनी है तब से नए नए प्रयोग कर रही है, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी कोरोना में ताली थाली बजवा देते हैं। वास्तविक धरातल पर इनके पास कोई स्कीम नहीं है। अनपढ़ लोगों की सरकार है ये, और जनता को परेशान करने के लिए बनी है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। राजेंद्र जी, जो तमाम नियम लागू किए गए हैं उन नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। कई जगहों पर किसानों को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत टाइम टेकिंग है, इसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। जो सरकारी एजेंसियां हैं, खरीद एजेंसियां हैं, वो भी कई जगहों पर पहुंची नहीं, इसकी वजह से भी किसान परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि किसान परेशान ना हो, हर दाना सरकार खरीदने वाली है। धरातल पर जो स्थिति बनी हुई है, आप कैसे देखते हैं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। जैसे बायोमेट्रिक जो चेकिंग है उसमें टाइम लगेगा। फिर किसान के लिए ये हो गया कि आप ट्रॉली में लेकर आइए, तो ट्रॉली सब किसानों के पास नहीं है, वो किराए में लेके आएंगे, नहीं तो फिर वो अपने तरीके से कैसे भी लेके आ सकते थे। लेकिन ट्रॉली में लेके आइए, नंबर स्पष्ट लिखा हो, फोटो खींचेगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, वो काफी लंबा हो गया। और सबके पास ट्रॉली नहीं है। एक व्यवहारिक परेशानी ये है, वो किराया देना पड़ेगा किसान को। वो पैसे तो किसी और तरीके से, अपने किसी भी तरीके से ला सकता था वो अपना जो है अनाज बेचने के लिए, लेकिन अब ट्रॉली की अनिवार्यता हो गई। तो ये थोड़ा जटिल तो हुआ ही है ना किसानों के लिए। थोड़ा सा प्रक्रिया धीमी हो गई, उसमें टाइम लगेगा, लाइन लग जाएगी, धीरे धीरे खरीद होगी। फिर तो या तो ये है कि जैसे पिछली बार अगर ये व्यवस्था नहीं थी तो तब क्या कमी रही, उस समय भी तो अनुभव किया होगा कि खरीद प्रक्रिया में क्या कमी रही, क्या गड़बड़ हुई कि ये सारे प्रावधान लेके आने पड़े। और पक्ष तो और भी कई सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार का जो है पूरा दाना दाना खरीदने की बात करते हैं, लेकिन पूरा जो है खरीदने का लक्ष्य नहीं है। पिछले साल जो 80 लाख टन खरीदा गया था गेहूँ, तो लक्ष्य घटा दिया, इस बार 72 लाख टन का रखा गया, और जबकि बुआई का एरिया बढ़ रहा है। तो ये सवाल भी है, तो बहुत सारे सवाल है। तो सरकार को मैं समझता हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है कि ट्रॉली में लाइए। आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सारी डिटेल है, किसान का नाम है, उसकी जमीन कितने एरिया में बुआई हुई है वो है, और एक्सपेक्टेड वो प्रोडक्शन भी है कि कितनी जो है यील्ड होने वाली है। तो फिर उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि किसान की जो आइडेंटिटी है, साधारण आइडेंटिटी पर्याप्त है। बायोमेट्रिक में भी है कि किसान अगर किसी और के साथ अपनी फसल भेजता है तो वो नहीं भेज पाएगा। मान लीजिए वो खेत पर अपना काम देख रहा है और किसी और को भेज देता है फसल के साथ, तो फिर वो नहीं आएगा, बायोमेट्रिक के लिए उसको खुद को जाना पड़ेगा। या फिर तो इस तरह का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया। इसको जो है और सहज रखना चाहिए, या फिर मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए, खरीद केंद्र बढ़ाए जाए, ताकि सबको एक साथ बायोमेट्रिक भी होता रहे और गेट पास वगैरह भी बनता रहे बायोमेट्रिक के साथ, और खरीदी भी होती रहे। तो ये है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट जटिल हो गया है, इसको जो है थोड़ा आसान बनाना चाहिए। ज्यादा जटिल होने से फिर प्रक्रिया जो है उल्टा असर करने लग जाती है कि ठीक से खरीद नहीं हो पा रही है, टाइम लग रहा है, किसान परेशान है, वो छोड़ के चला गया, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो सरकार को थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि ये नया प्रयोग जो है किस लिए है।
बिल्कुल। रामराजे जी, जो नए नियम लागू किए गए हैं, सरकार तो यही कह रही है कि भाई हम प्रक्रिया को सुचारू करना चाहते हैं, इसलिए हम नए नियम लेकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों की प्रतिक्रियाएं हमने सुनाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत समय लग रहा है, जिस वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और जो दिक्कतें किसानों को आ रही है ये कब तक दुरुस्त की जाएगी? क्या कुछ टेक्निकलिटीज आ रही हैं जिसके कारण ये दिक्कतें किसान झेल रहे हैं? इन्हें कब तक दुरुस्त किया जाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा जी। किसान परेशान नहीं है। ये जो किसानों के बेस में ये कांग्रेसी थे और अन्य पार्टियों के थे जो किसानों को भड़काते थे, वो परेशान हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने किसानी करी भी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है? किसानों को और ज्यादा सुविधा देने के लिए, सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए, और जो बिचौलिए गड़बड़ करते थे, किसान की फसल को सस्ते भाव में खरीद लेते थे, उस सिस्टम को में सुधार इसलिए जरूरी था। और जो ये किसान हितैषी बन रहे हैं, ये किसान की जमीन को सस्ते भाव में हड़प लेते थे। इनके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस तब आया और किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी या उसमें कॉलोनी काट देते थे। और जो ये भाई अभी सरदार जी कह रहे थे, हमारे भाई हैं, ये कह रहे थे ट्रैक्टर के नंबर वाली बात जी। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। सरकार ने ये कह रखा है भाई नंबर होगा जब भी तो उसकी पहचान बनेगी। सरकार ने इसमें भी ढील दे रखी है, वो चौक से नंबर लिख लें, हाथ से नंबर लिख लें, उस पर कागज चिपका दें, उसको आइडेंटिफाई तो करेंगे। भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी पहचान कैसे होगी? और सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ये जरूरी है ये नियम। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, विपक्ष बौखला गया है और तो इनके पास में कोई मुद्दा है नहीं। अब कांग्रेस वाले बता रहे थे तेल के और डीजल के कीमतों के बारे में। अरे मेरे भाई, अदर कंट्रीज में जाके देखिए आप, कहीं 20% कीमतें बढ़ गई, कहीं 30% कीमतें बढ़ गई, कहीं 50% कीमतें बढ़ गई। हमारी सरकार ने डीजल पे 10 रुपए और पेट्रोल पे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करी है। और डीजल तो अब शून्य हो गया, 0 हो गया एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पे सिर्फ 3 रुपए है। तो ये तो बहुत ही, मैं समझता हूं, बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कार्य किया है। इस बात के लिए मैं हमारी प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं देवतुल्य जनता जनार्दन को, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ये कांग्रेस है जो इनको भड़का रही थी। जो 10 लीटर तेल खरीदता था उसने टंकी भरवाना शुरू कर दिया, ड्रम भरवाने लगे लोग। रामराजी जी, मैं चाहती हूँ आप मुआवजे को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया उस पर भी जवाब दें, क्योंकि कई जगह है जहां पर ओलावृष्टि हुई है और किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। देखो, जहां तक किसानों की बात है, ये किसानों की अपनी सरकार है। जैसे हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, किसान की उपज का पैसा, जो बिक्री का पैसा है, 48 से 72 घंटे में किसान के खाते में चला जाता है। और समय समय पर हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी, हमारे एमएलए, हमारे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जी मंडियों का दौरा करते रहते हैं, किसान भाइयों से बात करते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। कोई परेशानी है तो उसी टाइम उनका निवारण कर देते हैं। वो तो खुद कह रहे हैं, भाई मैंने तो कस्सी लेकर पानी भी दिया है, धान लगाया भी है, धान काटा भी है, मेरे फालतू किसान की पीड़ा कौन समझता भाई। और दूसरा, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जो किसानों को भड़काते थे। अब किसान इनकी भड़काई में नहीं आ रहा, किसान इनकी बहकाई में नहीं आ रहा। आज किसान अपना नफा नुकसान खुद देखता है। और किसानों की सरकार है और किसानों के आशीर्वाद से, छत्ती बिरादरी के आशीर्वाद से लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। छत्ती बिरादरी के आशीर्वाद से, सभी वर्गों के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। मैं लौटती हूँ आपके पास, सभी वर्गों की सरकार है। मैं जवाब ले लेती हूँ सर। दीपक जी, किसानों की सरकार है और आरोप आप पर है कि किसानों को भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष। सब कुछ ठीक है, लेकिन आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है मुस्कान जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
आज ये किसानों के साथ अप्रैल फूल बना रहे हैं। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल मनाया जाता है। ये किसानों के साथ अप्रैल फूल मना रहे हैं। ये किसानों की सरकार ना कभी थी, ना कभी होगी, और ना ही आने वाले समय में ये किसान के हितैषी होंगे। ये कॉर्पोरेट की सरकार है 100%। किसान को डरा धमकाया, केवल मात्र सस्ते भाव में कुछ जमीन कॉर्पोरेट महंगे भाव में फायदा बीजों को देने के लिए। महंगे अरे भाव छोड़िए में रामराज जी, आप तो उसमें कॉलोनी काट दी, आपका समय इसलिए जाने वाला है। आपको नकार दिया। आप शर्मा जनता जी, द्वारा नकारेंगे शर्मा जी, लोगों ये शर्मा जी, बौखलाहट में। एक बार शर्मा जी, शर्मा जी, और अगर शर्मा मैं जी, बोलूंगा इनके बीच में तो निवेदन फिर है ये सर। बोल नहीं पाएंगे। निवेदन है सर, ये एक एक करके अपनी बात 100% जो है रखेंगे। कॉर्पोरेट की सरकार है, और ये कॉर्पोरेट को फायदा, ये 100% कॉर्पोरेट की सरकार है और 100% कॉर्पोरेट को फायदा देना चाहती है। आप मुझे एक बात बताइए, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि क्या होता है? मुस्कान जी, एक तो इनकी आवाज को थोड़ा बंद कर दीजिए, फिर मेरी सुन लीजिए। या इन्हीं के कसीदे मैं सुन रहा हूं। ये देवतुल्य जनता को स्वर्ग में प्लाट देने वाले हैं। मैं समझ रहा हूं इनकी बात, सारी बातें इनकी समझ आ रही है। मेरे को ये एक बात का स्पष्टीकरण दे दें जी कि अभी इन्होंने कहा कि जिसके पास ट्रॉली नहीं है या जिसके पास ट्रॉली पे नंबर नहीं है, वो पेज से या पेपर से या किसी चौक से लिख कर नंबर ले आए। क्या ये इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ऐसे उस ट्रॉली को आप जो है एडमिशन दे देंगे? और इन्होंने कितना भद्दा मजाक कर रखा है किसान के साथ। जब आपने मेरा फसल, मेरा ब्यौरा आपने एक पोर्टल बना दिया, जब अरे पिछले टाइम को देख लो, कितने मंडी सुपरवाइजर अंदर पड़े हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले आपकी सरकार में हुए हैं। अरे हमारे नेता तो मंडियों में जाके खड़े हो गए, आपको आवाजें लगा लगा के अपने फसलों का दीपक जी, दीपक जी, तो बोले छानवी क्या बोले जिसमें तो यही कह रहे हैं कि संज्ञान ले रहे हैं हम, और वैसे स्थिति रिपीट ना हो। शर्मा जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं जवाब भी दूंगी। किसान लगते हैं मुझे। दीपक जी वो तो यही कह रहे हैं कि नियम हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो स्थिति पिछली बार निर्मित हुई थी या फिर पहले खरीद के दौरान हुई थी, वैसी स्थिति ना हो, किसान परेशान ना हो, उनका तो यही तर्क है। जी मुस्कान जी, मैं कहता हूँ नियम लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नियम जो है जनता की सहूलियत के लिए लाए जाते हैं, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। अब एक ट्राली कम से कम 2-2 घंटे अपना बायोमेट्रिक्स कराएगी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाएगी, अपनी फसल का ब्यौरा लिखवाएगी, गेट पास बनवाएगी, जिसके अंदर भी हजारों गेट पासों में धांधलियां होती हैं। ये बताएं कि ये जो समस्याएं हैं इनका निदान कैसे करेंगे? एक छोटा सा जवाब, मैं जवाब ले लेती हूँ शर्मा जी। लेकिन आप देवतुल्य जनता को स्वर्ग कैसे देंगे? और मुझे नहीं लगता ये किसान के हितैषी हैं। ठीक है शर्मा जी, बिल्कुल भी किसान के हितैषी नहीं है। ठीक है, आप कोई नियम कानून बनाते हो तो उसको ढंग से बनाए। ठीक है दीपक जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। जी शर्मा आपने जी, तो सही कह रहे हैं ओंकार जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सही मानता हूं कि आपने तो किसान को उग्रवादी की तरह घोषित कर रखा है, परजीवी तो आप बोल ही चुके हैं। अरे सारी जमीन किसान की हड़प ली, किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हो। प्रदेश की जनता देख रही है, किसान भाई देख रहे हैं अरे आपको। भाई, जिन्होंने इसलिए किसानों ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, बौखलाहट में उलझुल फैसले लेते हो। झूठे आरोप ना लगाए, झूठे आरोप ना लगाए। अगर हरियाणा नंबर 1 था ना तो वो केवल आपकी पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। आपकी सरकार एक दिन मैं हरियाणा न्यूज वालों को कहूंगा भ्रष्टाचार के ऊपर एक टीवी डिबेट रखें। धन्य है रामराज जी, सारे भ्रष्टाचार की झूठ ना बोले। किताब खोल चलिए दो। दीपक जी आपने अपने सवाल रख दिए हैं। शर्मा अच्छा। जी उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। दीपक जी प्लीज, दीपक जी मैं लौटती हूँ आपके पास। शर्मा जी, उन्होंने जो आरोप लगाए कि टाइम टेकिंग है और सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। जी शर्मा जी कहिए। देखो मुस्कान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे किसान भाइयों से को बताना चाहूंगा, उनके साथ में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और उच्च अधिकारियों की ड्यूटी इस पे मॉनिटरिंग करने के लिए लगाई गई है, किसान भाइयों की सहायता के लिए लगाई गई है। और जहां तक बात है परेशानी की, परेशानी कांग्रेस पार्टी को हो रही है, परेशानी इन लोगों को हो रही है।
क्योंकि इनका जनाधार जीरो होता जा रहा है। हमें कोई परेशानी नहीं हो लोग रही। इनको शर्मा जी, परेशानी हो रही है, कुछ दंगे हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है तो बिचौलियों को हो रही है। हमें कोई दीपक परेशानी जी, जो किसानों दीपक को जी, लूटते थे, दीपक जी, जो किसानों को शर्मा जी, झूठ बोले सस्ते में कौवा काटे। फसल शर्मा जी, हड़प लेते थे, शर्मा जी सुन लीजिए, उनको परेशानी हो रही है, एक बार किसानों को सुन कोई लीजिए। परेशानी नहीं। सुन लीजिए कुछ किसानों की प्रतिक्रियाएं भी कई जगहों से सामने आई हैं, चाहे अंबाला की बात कर लें, चरखी दादरी की बात कर लें। किसान ही है वो, कांग्रेस नेता कार्यकर्ता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई घंटों हमें इंतजार करना लोगों पड़ की रहा है, हजारों उसको एकड़ भी हेक्टेयर संज्ञान में जमीन लेना खराब पड़ेगा। हो गई शर्मा है। जी, देखो ओलावृष्टि के बारे में पूछिए इनसे ना, सिस्टम फसल में बर्बादी के बारे दीपक में जी, पूछिए। सिस्टम में ये क्या कहीं कर रहे दिक्कत हैं? आ जाए तो एक आध जगह ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट आज तक ऐसी वो नहीं हुआ। आज तक ऐसी कोई हमारे को सूचना नहीं मिली कि भाई कोई इसमें पारदर्शिता में कोई कमी हो। ठीक है, ये पारदर्शिता है और किसान भाइयों के फायदे के लिए की गई है। और जहां तक और ज्यादा सिस्टम को सुचारू रूप से बनाने के लिए ये सारा काम किया गया है। आपको पता है यहाँ यूपी का किसान, राजस्थान का किसान आके फसलें बेच देता था, जी। मध्य प्रदेश से आके यहाँ फसलें बिक जाती थी। ये कुछ लोग थे यहाँ बिचौलिए थे जो किसान को की सस्ते भाव में वहां पे डरा धमका के भाई ये तो हमारे यहाँ भी ऐसे कर लेते, तो आपकी सरकार भाई सो ऐसा रही है थी क्या? खरीदेंगे नहीं, आप यहीं बेच पिछले दो, 12 यहीं बेच साल से दो, आपकी सरकार सस्ते भाव सो में रही है हड़प क्या? लेते थे, उसमें महंगे भाव में बेच कंट्रोल देते करते थे। आप? इसमें और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, किसान भाइयों के लिए, ठीक है। फायदे के लिए ये ऐसा किया गया है। ठीक है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे किसान भाइयों को विनम्र आग्रह करता हूँ, सस्ते भाव में अपनी उपज ना बेचें। और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और एक एक दाना दाना उनकी फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। और आप इस बारे में चिंता ना करें। और जो ये किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हैं, इनसे बचकर रहें, ठीक है। क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसा किया। अरे नौटंकी तो और आप इनके कर रहे हो। ठीक है, आप इनके दोनों एक के पास में प्रवक्ता ने लौटती हूँ, हर बार आप दोनों के नौटंकियां पास में करते लौटती हो। हूँ। सर प्लीज, ओमकार जी वो कह रहे हैं कि हम तो पारदर्शिता लाना चाहते हैं। तमाम जो आरोप आपने भी लगाए हैं, नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। मुस्कान जी, पारदर्शिता लाने में किसने रोका है? और देखिए इन्होंने 4 नए नियम बनाए। जी, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जब आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पूरा रिकॉर्ड है, आपको मालूम है ओंकार सिंह की कितने एकड़ जमीन है और पूरा 1 रिकॉर्ड एकड़ है। में कितनी फसल होती है। देखिए 5-10% का वेरिएशन हो सकता है, कोई 100% का वेरिएशन नहीं हो सकता। आपको मेरी जमीन मालूम है, मेरी फसल मालूम है मैंने क्या लगाई, मैं कितनी कनक लेके आ सकता हूँ फालतू। 50 किलो, क्विंटल, 2 किलो क्विंटल, ये तो आने कि मैं 100 क्विंटल फालतू ले आऊंगा। आपने मात्र कुछ किसानों को रोकने के लिए, और वो भी कहा कि किसान यूपी और राजस्थान जो आप ही की सरकार है, इसका मतलब वहां आपसे किसान खुश नहीं है, तभी इधर आ रहे हैं। आपने उन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के किसानों को नए झंझट में डाल दिया। और मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐसी सरकार है जो किसान हितैषी कभी हो ही नहीं सकती। हमने मुख्य मंडियों में आज किसान कष्ट निवारण केंद्र खोल दिए हैं और इनेलो के कार्यकर्ता वहां बैठे हैं और हम गारंटी से कहते हैं, ये बीजेपी वाले कितनी भी कोशिश कर ले, किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। हम किसानों के साथ हैं। और देखिए ये बीजेपी के प्रवक्ता कितना झूठ बोलते हैं। ये बोल रहे थे दूसरे देशों में पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हमने नहीं बढ़ाए। घरेलू गैस सिलेंडर 5 दिन के बाद इन्होंने 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर 116 रुपए बढ़ा दिया था। आज फिर 195 रुपए 50 पैसे से लेकर 218 रुपए तक घरेलू गैस का सिलेंडर इन्होंने, कमर्शियल गैस का सिलेंडर बढ़ाया। और दूसरी बात सुनिए, इन्होंने टोल टैक्स जो फास्ट टैग के रेट है 5 रुपए से लेके 235 रुपए तक बढ़ा दिए, 235 रुपए तक। सोचने की बात है। और ये कह रहे हैं मोदी जी ने 10 रुपए तेल पे, 10 रुपए पेट्रोल पर जीएसटी कम कर दिया, एक्साइज ड्यूटी हटा दिया। किसके लिए हटाई है? किसको मिला बेनिफिट उसका? हमारे को नहीं, उन कंपनियों को जो कंपनियां तेल बेच रही है। ये हमारे लिए नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए है ये सरकार। इन्होंने उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ईडी कम किया इन्होंने, एक्साइज ड्यूटी कम की, उसका फायदा जनता को नहीं मिला। हम तब मानते हमारे को पेट्रोल 95 की बजाय 85 मिली, तब मानते। ये सिर्फ ड्रामेबाजों की सरकार है। और देखना, ये जो कहते हैं जनता रूपी भगवान, इनको वही जनता जनार्दन ही वो इनको सबक सिखाएगी और बहुत जल्दी सिखाएगी।
क्योंकि काट की हांडी एक बार चढ़ जाती है, दूसरी बार चढ़ गई थी जेजेपी की बदौलत, तीसरी बार चढ़ गई कांग्रेस की कुछ कमियों की बदौलत। अब जनता सिखाई। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया राजेंद्र जी आपकी, आपको लगता है कि जो नए नियम लागू किए गए हैं, मैं लौट रही हूँ दीपक जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजेंद्र जी, आपको लगता है कि जो नए नियम लागू किए गए हैं किसान लाभान्वित होंगे, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम किसानों को पूरा फायदा पहुंचाना चाहते हैं और किसान को उसकी फसल की पूरी कीमत मिले, यही सरकार का लक्ष्य है? नहीं, देखिए नियमों को लेकर तो ये आशंका तो ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और उसमें टाइम बड़ा खराब होगा और प्रैक्टिकल ये है कि किसान को आना पड़ेगा, वो अपना काम छोड़ के आएगा, ट्रॉली जो है उसको किराए पर लेनी पड़ेगी, इस तरह की कुछ समस्या। चलिए, आज तो पहला दिन था, आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, तो 1-2 दिन में 4 दिन में सारे अनुभव सामने आ जाएंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है और प्रॉपर किस तरह से खरीद हो पा रही है और खरीद की स्पीड क्या है। स्पीड भी मायने रखती है कि तेजी से खरीद हो, किसान आए तो वो लाइन में लगा रहे और यहाँ डेरा डाल के बैठा रहे मंडी में, उसका टाइम खराब होता है। तो ये देखने की बात है, आज पहला दिन था तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे। सरकार को अगर मान लीजिए उसमें प्रॉब्लम आती है तो सरकार संशोधन कर सकती है, नियम तो बनाने वाली सरकार ही है, वो चाहे तो कुछ फेरबदल भी कर सकती है, कुछ और ज्यादा उदारता ला सकती है। और ठीक है कि वो जो है नहीं चाहते कि बाहर का जो है खरीदने आए, लेकिन कई बार ये भी है कि कोई कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी खरीदी जा सकती है, पहले तो यही बात चलती रहती थी। लेकिन अगर ये है कि हरियाणा का ही किसान बेचे तो ठीक है, और वो उन्होंने टारगेट भी तय किया हुआ है कि 72 लाख नहीं खरीदना है, और उससे ज्यादा अगर फिर वो कहीं बाहर के किसान आ जाएंगे तो फिर हरियाणा के किसान का वो रह जाएगा, नुकसान होगा। देखिए, लेकिन ये पिछली बार 80 लाख टन का टारगेट था, तो इस बार घटा दिया गया है, जबकि बुआई का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि दाना दाना कैसे खरीद पाती है सरकार, तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है जी, दीपक जी। मैं इनकी एक बात से बड़ा इत्तेफाक रख रहा हूँ राजेंद्र जी की, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो नए नियम लागू किए गए हैं, ये टाइम खराब करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, किसान को परेशान करने के लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। इस समय देखिए, आप पूरे विश्व में इतना बहका वातावरण है, वार जोन, हर जगह वार जोन और वार फ्रंट खुले हुए हैं, और इसके साथ ये किसानों को ये चाहते हैं कि जितना किसान लेट हो, जितनी उसके ऊपर हम जितना कंट्रोल कर सके, जितनी उसके ऊपर उसको तंग कर सके उतना तंग करे। ये वो सरकार है जो आपदा में अवसर तलाश करती है, आपदा में अवसर की तलाशी करने वाली एक ही सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो बातें हमें कहते हैं, ये पिछली बातों का गुणगान जो कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, कितने मंत्री, कितने पूर्व नेता, कितने हमारे कांग्रेस के लोगों को आपने, जिनके बारे में आप झूठी एलिगेशन लगाते हैं, कितने लोगों को अंदर किया है आपने? आप बताइए, कितने लोगों को आपने सजा दिलाई है? अरे अटैची कांड देखिए, आप ये खरीद फरोख्त देखिए, आप तो पता नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आज मुद्दा किसान का है। मैं रामराज जी से कहूंगा, गंगोत्री भ्रष्टाचार की, कांग्रेस पार्टी गंगोत्री भ्रष्टाचार की, जो बातें आपकी पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, आपकी पार्टी तो बड़े भैया राहुल गांधी एक लास्ट कमेंट शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट जल्दी से वाइंड अप करना है मुझे। शर्मा जी, कांग्रेस से निकाले दीपक जी, कांग्रेस को आपने उनको प्रलोभन दे के अपनी पार्टी में शामिल किया। आपकी पार्टी कहाँ है? ये तो कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सारे नेता आपकी पार्टी में है। अरे आप जनता जनार्दन करते हैं महाराज, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व से, उनके प्रोफाइल से उनका चलिए, आज का मुद्दा किसानों का है सर। सरकारी खरीद जब शुरू होता है तब तक यही स्थिति हम देखते हैं। आप सभी को मैं रोक रही हूँ हरियाणा न्यूज पर, आप सभी का जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारी खरीद की बारी है, सियासत जारी है। जो नए नियम लागू किए गए हैं उन नियमों का क्या कुछ असर होगा और मंडियों में व्यवस्थाएं आगे कितनी दुरुस्त रहती हैं, कितनी सुचारू रहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।